सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक गंभीर विषय पर बात करते हैं। तकरीबन 6 महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे। उस प्रवास के दौरान उन्होंने बड़े स्तर पर एक बैठक की थी। कई राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक उस बैठक में शामिल हुए थे। जो केंद्रीय फोर्सेज है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनके डीजीपी उस बैठक के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद थे। बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई 2 दिन के अंदर। 2 दिन के बाद जब प्रेस से गृह मंत्री अमित शाह रूबरू हुए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि नक्सल मोर्चे पर अब हम निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। नेता हैं, नेता दावे करते हैं, जनता है दावे सुनती है। माना गया कि ठीक है, सरकार ने एक और दावा कर दिया। तमाम समय पर तमाम सरकारें या नेता इसी प्रकार के दावे दोहराते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने के दौरान नक्सल मोर्चे पर जिस तरीके की सफलता सरकार को मिल रही है वो अपने आप में चौंका देती है। यह बताता है कि इस बार केवल दावा नहीं है बल्कि उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है जो जमीन पर उतर चुका है। बड़ी संख्या में नक्सलियों के साथ पुलिस फोर्सेस के मुठभेड़ की खबरें आती हैं और खबरों के साथ में नक्सलियों के मारे जाने के संदर्भ में केवल दावे नहीं आते बल्कि उनके साथ में वो डेड बॉडीज भी होती हैं, उनके साथ में बड़े पैमाने पर असला भी होता है। और कहानी यहां तक आ पहुंची है कि जो नक्सली इस सरकार के अस्तित्व को ही अरसे से नकारते आ रहे थे, उनके संदर्भ में यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शांति के संदर्भ में पेशकश की है। उन्होंने चाहा है कि उनसे बात की जाए, वो इसके लिए युद्ध विराम के लिए तैयार है, पर चाहते हैं कि उससे पहले जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। अब ऐसे माहौल के बीच में गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंच रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। उनके द्वारा दी गई डेडलाइन के तहत अब केवल 1 साल का समय बचा है। 6 महीने के दौरान बड़े पैमाने पर नक्सलियों को एनकाउंटर में धराशायी किया गया। 2025 में 11 मुठभेड़ हो चुकी जिसमें 142 नक्सली मारे जा चुके हैं। 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर हुए जिसमें 163 नक्सली ढेर हुए। लाखों रुपए के इनामी नक्सलियों के मारे जाने, उनके पैर उखड़ने के बीच में ये उम्मीद बंधी है कि नक्सल मोर्चे पर हम अब आखिरकार उस सफलता को हासिल करने के करीब आ पहुंचे हैं जो पिछले 5 दशक से देश में नासूर की तरह मौजूद है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है सख्त पैगाम, खत्म हो लाल सलाम। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक और गंभीर विषय पर कुछ पड़ताल करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यदि आप अन्याय की स्थिति में तटस्थ हैं तो आपने उत्पीड़क का पक्ष चुना है। डेसमंड टूटू ने जो यह बात कही थी, ये नक्सल मोर्चे पर उन तमाम बुद्धिजीवियों की समझ और तरीके पर सवाल खड़ा करता है जो इसकी आलोचना के संदर्भ में मुखर नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में ननकीराम कंवर जी हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री है, मुखर नेता हैं, खरी खरी बात कहते हैं। हमारे साथ में संतराम नेताम जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी का, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में रामनिवास जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, और साथ ही हमारे साथ में कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी होंगे। चर्चा की शुरुआत ननकीराम कंवर जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह जी के बयान का एक अंश देखेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। तो देश की संसद में भी दावा किया गृह मंत्री अमित शाह ने कि 31 मार्च 2026 देश से नक्सलवाद खत्म। ननकीराम कंवर जी, आपसे समझना चाहते हैं, जो काम इतने दशकों में नहीं हो पाया वो महज 1.5 साल के अंदर खत्म करने का दावा और 6 महीने के भीतर ही उसके पूरा होने की इतनी बड़ी उम्मीद,
आपकी टिप्पणी। गृह मंत्री जी ने वादा किया है वो पूरा होगा। दुर्भाग्य था जब मैं गृह मंत्री था उस समय केंद्र में सरकार थी, हमने जो फोर्स मांगा उस समय फोर्स नहीं मिला। और आज तो बता दूं, मैं पहला गृह मंत्री था जो हर बाजार में, गांव बाजार में घूमता था और लोगों को समझाने की कोशिश करता था, और मेरे ऊपर कहीं भी वारदात नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूँ कि इसका मनोबल ठीक है। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी का, वर्तमान गृह मंत्री जी का मनोबल ठीक है और वो कर देंगे, इसमें मुझको शंका नहीं। पर जी आपसे समझना चाहता हूं कि नक्सलियों के संदर्भ में जब हम पहले बात करते थे तो कहते थे कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, एक सामाजिक समस्या है, उस प्रकार की परिस्थिति है। पर अभी हम जो समाधान के संदर्भ में उम्मीद कर रहे हैं, एक किस आधार पर कर रहे हैं? बुलेट के आधार पर ही कर रहे हैं या कोई और तरीके भी हैं जिसके आधार पर उम्मीद जाग रही है? मैं समझता हूँ कि ये सरकार, आज माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, पूरा विश्व में कम से कम भारत का नाम ऊंचा हुआ है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वो तो ठीक है रणधीर राम जी, थोड़ा मेरे विषय के साथ जुड़िए ना। नक्सल मोर्चे पर सफलता की उम्मीद, नक्सलियों के खात्मे की उम्मीद, ये किस आधार पर है? हम गोली लेकर जंगल में पहुंच चुके हैं या लोगों का मन बदल रहा है, सरकार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है? क्योंकि नक्सली तो उपजे सरकार के प्रति अविश्वास के कारण थे ना, व्यवस्था के प्रति उनकी नाराजगी थी, व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए थे। मैं बोलते हैं आज जो व्यवस्था विभिन्न प्रकार से आप देख रहे हैं सरकार की, उस व्यवस्था में तो हम खरा उतरते हैं जो पब्लिक के लिए किया जा रहा है। अभी ये बताइए, 1,000 रुपया महिलाओं को महीना बंधन में दिया जा रहा है, विकास के लिए किया जा रहा है। इसके पहले गरीबों को कर्ज दे करके उसमें व्यापार में लगाने की सोच रहे थे, उसमें हमारे लोगों ने, मतलब पब्लिक ने कहीं न कहीं कंपनी बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया, वो भी है। मैं आज ही इस विषय में बोल रहा था एसपी को कि जो उसमें काम करते थे वो कहाँ है, किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा है उसको। तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हमारे ही अंदर में कुछ गलती छिपा हुआ है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है कार्य है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको भी कार्रवाई करना चाहिए। हम राजनीतिक व्यक्तियों को भी इस संबंध में आगाह करना चाहिए। जैसे इस समय जितने भी कंपनी बना था जी, जब लोगों को कभी नहीं होता, ये कभी किसी ने सुना है, एसपी ने सुना है क्या कि कर्जदार पैसा अदा नहीं करता था? हाँ, वो कंपनी वाले अदा करते थे और सब कंपनी वाले खा पी करके, हाँ, उसमें भी कुछ लोगों को ही पकड़ा है और जो उसमें काम करते थे किसी को नहीं पकड़ा है। आगे मेरा आरोप है वो तमाम सरकार में कि उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संतराम नेताम जी मौजूद हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संतराम जी, आपकी नक्सल मोर्चे को लेकर क्या उम्मीद है? गृह मंत्री के दावे के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और देख रहे हैं? देखिए आदरणीय द्विवेदी साहब, देश ही नहीं छत्तीसगढ़ सारे लोग चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय समस्या है, खासकर बस्तर में हम लोग जो झेल रहे हैं, ये समस्या का समाधान हर आदमी चाहता है और हर आदमी चाहता है कि हमारे यहाँ शांति अमन चैन स्थापित हो। और 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रहा। अगर ये प्रयास अगर पहले होता, जिस प्रकार से सेंट्रल में भी 2014 से उनकी सरकार है और लगातार यह 11 साल हो गया, पर जिस हिसाब से अभी जो सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जताई है, जिसके कारण नक्सली बैकफुट पे चले गए हैं, मैं जवानों को भी बधाई देना चाहता हूँ। सरकार की तारीफ करने में भी कहीं मैं कोताही नहीं बरतूंगा कि जिस हिसाब से, जिस मंशा से आज नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो काम हो रहा है, वास्तव में तारीफी काबिल है। पर इसके पहले हम लोग भी 2018 से 2023 तक रहे और आप देखेंगे द्विवेदी साहब,
हमारे समय में जो जवान शहीद नहीं हुए, और इनके समय में देख लीजिए, अगर 15 साल की हम बात करें तो 310 जवान शहीद हो चुके हैं। अगर ये पहले होता तो ये हमारे जो शहीद हुए, जो उनके परिवार उजड़ गया, आज अगर बस्तर में जितनी जो हम बेचैन से रहते हैं, वो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। पर इस जो भी हो, आज जो वर्तमान में जो सरकार निर्णय लिया है, और नक्सली ने जो आज प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता के लिए उन्होंने अपील किया है, तो मैं कहता हूं कि सरकार अगर अच्छा से निर्णय लेके और संविधान लोकतंत्र के जो बातें हैं, और जो कानून में जो नियम है, वो उस हिसाब से करें। और नक्सलियों से भी हम ये कहेंगे कि वो ऐसे शर्त रखें कि जो सरकार भी माने और नक्सली भी माने, और सभी तरफ से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और मेरा एक व्यक्तिगत मानना है द्विवेदी साहब, ये बंदूक से हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक हम लोग शांति से बैठ के आपसी प्रेस वार्ता करके ये जो युद्ध है, जो देश की समस्या है, इसमें विराम लगना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत ये मानना है। सदरम जी, मैं इस बदलाव के संदर्भ में आपकी क्या दृष्टि है? पहले दो प्रकार की खबरें आती थी। एक खबर तो ये आती थी कि नक्सलियों का हमला हुआ और बड़े संख्या में जवान मारे गए। हमने 60-60, 70-70 जवानों को भी मरते हुए देखा या कैंप पर नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। दूसरा, जब पुलिस फोर्स के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती थी तो यह शिकायत रहती थी कि निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया और उनको नक्सली बता दिया गया। आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो ये दावे आ रहे हैं, 142 नक्सली अकेले 2025 में मार दिए, इससे पहले तकरीबन 163 नक्सलियों के संदर्भ में दावा है कि वो 2024 में मार दिए गए, 400 से ऊपर नक्सलियों का सारे कुल मिलाकर जोड़ भाग करके वो लेटर में कहा गया कि हमारे लोग मार दिए गए। क्या मानते हैं अब जो मामला चल रहा है वो निर्दोष आदिवासी और पुलिस फोर्स के बीच नहीं है, वाकई लड़ाई नक्सली उन्मादी और पुलिस फोर्स के बीच है? हेलो जी निताम जी, मेरा ये कहना है साहब, कांग्रेस की मंशा, कांग्रेस की सरकार की ये मंशा रहा है द्विवेदी साहब कि निर्दोष जो आदिवासी हैं वो मारे ना जाए। हमारा एक पहला वो रहता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए 2004 से 15 साल लगातार 2018 तक सरकार रही। आज जाओ जगदलपुर की जेल में देखिए, नारायणपुर वहां पर देखिए जेल में, आप बहुत से ज्यादा दंतेवाड़ा सुकमा के जेल में फर्जी मुठभेड़ में हमारे आदिवासी भाई लोग आज भी जेल में हैं। तो हमारा ये मानना था हमारी सरकार की और माननीय भूपेश बघेल जी की कि कोई भी ऐसे मुठभेड़ ना हो जिसमें आदिवासी लोग मारे जाएं जो फर्जी हो। हम चाहते थे ओरिजिनल जो नक्सली है, जो वास्तविक में कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ा। आप कैंप स्थापित किए, कैंप के जैसे स्थापित हुआ, आप देखेंगे जगदलपुर से सुकमा कोई नहीं जा पाता था। हम लोग 2018 से 2023 में देखें, जगह जगह कैंप स्थापित किए। इसके पहले आप देखिए तालमेटा में 76 जवान मारे गए, इनके समय में 2017 में सुकमा में 25 जवान मारे गए। इसके देखिए रानी बोदली जो बीजापुर जिले में है, वहां 55 जवान शहीद हुए। वहां तो ऐसा है साहब कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय नंद कुमार पटेल जी और हमारे कर्मा साहब यहाँ विद्याचरण शुक्ल जो झीरम घाटी में मारे गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का समय है, उस समय सुरक्षा नहीं दे पाए। आज हमारा ये मानना है कि जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया 2018 से 23 तक कि नक्सली के खात्मे के लिए हम लोगों ने बस्तर में नक्सली खात्मा के लिए हमने बस्तर फाइटर का भर्ती किए। वो इसलिए स्थानीय लोगों को हम लोग महत्व दिए, मापदंड को भी 8वीं पास को हम लोग 5वीं पास किए। उसका मकसद ये था कहाँ का बोली भाषा, वहां का जो भौगोलिक परिस्थितियां है, वहां लोग जानते थे कि वो जवान लोग जो अभी बस्तर फाइटर में हुए कि वो लोग कहाँ अड्डा था उनका नक्सलियों का। तब जाके कहीं ना कहीं ये सबसे जो आज हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस कार्यकाल की एक सोच, हमारे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो काम हुआ उसके चलते ये परिणाम मिल रहे हैं, ऐसा संतराम नेताम जी का मानना है। पर परिस्थितियां क्या हैं? 2014 से पहले जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी, तकरीबन देश के 14 राज्य नक्सल हिंसा से ग्रस्त थे। उसके बाद के कालखंड की बात करें तो देश के 14 राज्यों के 38 जिले बुरी तरीके से नक्सल प्रभावित माने जाते थे। बदली परिस्थितियां ये हैं कि पिछले साल भर के अंदर ही जो अति नक्सल प्रभावित जिले थे 12,
अब उनकी संख्या घटकर रह गई है 6 में से भी 4 छत्तीसगढ़ में है, 1 झारखंड में और 1 महाराष्ट्र में है। मेरे साथ इस समय पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रामनिवास साहब जुड़े हुए हैं। नक्सल मोर्चे के संदर्भ में बड़ा लंबा अनुभव स्वयं रामनिवास जी का रहा। आर पार की लड़ाई के मौके पर स्वयं रामनिवास जी कई बार मौजूद रहे। नक्सल समस्या उस दौर में विकट थी जब डीजी के तौर पर रामनिवास जी के पास प्रभार था। रामनिवास जी, आपसे जानना चाहता हूं, जिस नक्सल समस्या के समाधान के संदर्भ में 2.5 दशक से बढ़ चढ़कर दावे किए जाते थे, पर जमीन पर वो सफलताएं नहीं दिखती थी, पिछले 6 महीने में सफलता के संदर्भ में उम्मीद नहीं जागी है, बल्कि मानो विश्वास पैदा हो गया कि हां, अब नक्सलियों के पैर तो उखड़ कर रहेंगे। इस बदलाव पर आपकी सहमति है? और अगर सहमति है तो इसकी वजह क्या है? क्या किया है मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, या संतराम नेताम जी के अनुसार भूपेश बघेल की सरकार ने, जो ऐसी सफलता मिल रही है? थोड़ा दृष्टि देंगे। मैं सभी अपने साथियों को नमस्कार करता हूं। माननीय नंदकिराम कंवर जी को भी पुनः प्रणाम। ये जो पूरी जो माननीय गृह मंत्री जी ने तिथि तय की है 31/3/2026, मेरा सोचना है, अनुमान है कि इससे पहले ही नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता और हमारे विशेषकर बस्तर के जो हमारे भाई बहन हैं और वहां के स्थानीय पत्रकार और वहां के सभी नेतागणों का योगदान है, और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत सरकार की जो सीएपीएफ है उसके भी पूरा योगदान है। इसमें भारत सरकार का जो एक संकल्प है कि हम ये निर्णय करेंगे, वो निर्णय भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक बार, क्योंकि पुलिस बल तो पहले भी है और अभी भी है, लेकिन एक लीडर को ये निर्णय लेना पड़ता है कि अब आगे हमको लड़ाई ओपन लड़नी पड़ेगी। वो निर्णय भारत सरकार ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने और छत्तीसगढ़ के सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि एक निर्णायक लड़ाई के लिए निर्णय लेना पड़ता है, वो निर्णय इन्होंने लिया उसके लिए। और ये एक मौका था कि इसमें सभी का योगदान है। इसमें मैं ये कहूंगा कि 1967 से लेके जो नक्सलवाद शुरू हुआ, फिर 2000 में 1980 में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्य में आ गया था, और 2000 में ये काफी स्थिति इसकी एक तरीके से सुदृढ़ स्थिति थी, और 2010 तक जाते जाते पूरा एक तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता चला गया। 2010 से लेके ग्राफ एकदम नीचे आना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से ये जो, क्योंकि उस समय माननीय नंदकिराम कंवर जी खुद हैं, भारत सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के 15 साल में भी, क्योंकि जो बस्तर में पहले 400-400 किलोमीटर में खाली जगह थी उसके अंदर कैंप लगाए गए और वहां भर्तियां की गई। स्थानीय जो 6,500 एसपीओ पहले भर्ती किए गए, वो सलवा जुलूम भी चलाया गया। तो ये सारा एक तरीके से जिसको कहें कि नींव के पत्थर जो हैं वो 2004 से 2000 से लेके 2010 तक रखे गए, लेकिन उसमें सफलताएं, क्योंकि उस समय नक्सलवाद एक तरीके से गहरी जड़ें जमा चुका था, सफलताएं दिख नहीं रही। लेकिन मैं उन्हें एक याद दिलाऊंगा कि सरगुजा के अंदर 2004 से जो नक्सलवाद खत्म होना, एक पूरी कमेटी 2004 से लेकर 2005 और 2006 तक सरगुजा से भी खत्म हो गई। उसमें भी ये था कि उसमें सभी इसमें काम करते हैं, जिसमें कि पुलिस बल भी रहता है, साथ में विकास जरूरी है और लोगों का सहयोग जरूरी है। इसमें यह नहीं कि पुलिस अकेला इसको समाप्त कर सकती है, ना पहले पुलिस ने ऐसी समस्याएं कभी समाप्त की हैं। इसके लिए जन सहयोग और जो नेताओं का, जो हमारे लीडर्स हैं, उनका एक डायरेक्शन वो हमेशा से रहता है। उस समय 2004-05 में भी माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि इनसे लड़ाई लड़नी है और जिसको कहते हैं कि हेड ऑन कोलिजन लेना है, तो निर्णय लिया गया और उसके बाद हेड ऑन कोलिजन लिया। उसमें कैजुअलिटी पुलिस की भी हुई और आम नागरिकों की भी हुई और नक्सलियों की भी हुई। उस समय बस सरगुजा के अंदर 11 पहली बार 100 बरामद हुए और टोटल नक्सलियों ने जो क्लेम किया था 21 मारे गए। मतलब 11 6 और 3 9 और 2 11 सब पुलिस ने बरामद किए और उसमें पुलिस की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और पूरी एक कमेटी वहां से समाप्त हुई। ये नक्सल के उन रिकॉर्ड है। बस्तर में क्योंकि उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बस्तर का जो क्षेत्र था उसको 7 जिलों में डिवाइड किया गया
पहले उसके जो है सुकमा जब जिला बनाया गया, फिर ये रायपुर जिले को भी डिवाइड किया गया, तो एक बार ये 2013 में जो उसके जो 16 जिले थे, उसके 16 जिले से एक बार 27 जिले किए, 11 जिले एकदम जोड़े गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो सारी चीजें जो एक तरीके से जो इसमें निर्णय लिए गए, उन निर्णयों ने इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाई है। और 6,500 एसपीओ, फिर बस्तर के स्थानीय लोगों को जो वहां भर्ती किया गया, उसके लिए नियम बनाए गए। वहां पे पहले जो पुलिस बल में भर्ती का नियम था कि 8वीं क्लास पास और 10वीं क्लास पास मिनिमम होगा, चाहे यदि कोई हमारे ट्राइबल भाई भी हैं उनके लिए 10वीं पास था। वो माननीय नंदकिराम कंवर जी के समय पे उनको 5वीं क्लास पास किया गया, और 5वीं क्लास भी ये किया गया भर्ती होने के वो 6 महीने बाद ही पास कर सकते हैं। तो स्थानीय लोगों को जब भर्ती किया गया, चाहे एसपीओ के रूप में, चाहे वहां के पुलिस बल के रूप में, और वो नियम बदले गए कि तहसील स्तर पर ही भर्ती किया जाएगा। पहले मान लीजिए कोई बिलासपुर का कर्मचारी हमारा साथी भर्ती होकर बस्तर चला जाता था, उसकी मंशा नेचुरली ये रहती थी कि वो वापस बिलासपुर लौटे, क्योंकि अब तहसील स्तर पर भर्ती किए गए। तो इसमें इस प्रकार की जो एक तरीके से सारी की सारी जिसको नींव के पत्थर रखे गए हैं, वो हर सरकार में रखे हैं, उसमें हर सरकार का योगदान है। अब वो समय आ गया है कि जिसमें कि एक निर्णायक लड़ाई थी, इसमें भारत सरकार का निर्णय बहुत सराहनीय है, क्योंकि यदि आप निर्णय नहीं लेते तो ये स्थिति पुलिस बल में नहीं थे। ये अच्छा तो ठीक है, थोड़ा तार्किक तरीके से ये बताइए, नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात तो हर दौर में हुई। रमन सिंह जी ने भी कहा था मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा। कोशिश आपके दौर में भी थी, पर सफलता का जिस प्रकार का रिकॉर्ड इस समय निकल कर आ रहा है, वो मोदी सरकार के पहले 2 टर्म के दौरान भी नहीं दिखा। 2014 से 2019, 2019 से लेकर 2023 तक में भी नक्सल मोर्चे पर ना तो वैसी सफलता दिख रही थी, ना ही उम्मीद दिख रही थी। क्या बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी आप दृष्टि दे सकते हैं कि अभी तौर तरीकों में कुछ तो ऐसा बदलाव आया होगा ना? इच्छा तो हमेशा रही हर सरकार की नक्सली खत्म हो, पर होते कहां थे खत्म? पर अभी तो साफ दिखाई दे रहा है नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। वो स्वयं ही जो है अब चिल्लाने लगे शांति शांति शांति, जो हम चिल्लाते थे भाई शांति शांति शांति। इस बदलाव पर कोई दृष्टि दीजिए ना। ये जो है, जो पुलिस बल के जो कैंप लगे थे, पहले बस्तर के अंदर 5 क्षेत्र ऐसे थे तो 300 किलोमीटर 2200 किलोमीटर खाली था, जिसमें कि कोई तो हर साल में वहां पे 4 से 6 बटालियन डाली गई। तो 4 से 6 बटालियन में जो कैंप खुले, उससे पुलिस बल एक तरीके से जिसमें कहे कि नक्सलियों की मार में पहुंच गया। तो नक्सलियों की मार में पहुंचने के बाद वहां पे शुरू में पुलिस की भी जो कैजुअलिटी हुई, फिर अब पुलिस के जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं उनकी भर्ती के बाद अब ये है कि वो एक तरीके से एरिया डोमिनेशन पूरा हो गया है। तो जिसमें कहे कि क्लाइमैक्स पे आने के बाद जब हमारा एरिया डोमिनेशन पूरा हो गया, वहां के स्थानीय नागरिक हो गए, तो ये एक क्लाइमैक्स तो कभी ना कभी आना था, और वो इस समय आया है। और उस समय पे मतलब ये नक्सलवाद में यदि हम ये कहें कि ये क्लाइमैक्स तो जो है पिछले 5 साल से लेके और पिछले 7-8 साल में कभी भी एक तरीके से ये सफलताएं मिल सकती थी, और अब सरकार ने एक तरीके से निर्णायक लड़ाई का निर्णय लिया। और अब ये जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी वो अपग्रेड हो गई है, अब आप उसके लाइव जो है टीवी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी 2010 में शुरू की गई थी, उसके उस समय क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, और अब हमारे जो क्योंकि पुलिस बल का भी मनोबल बढ़ा है, निर्णायक निर्णय लिए गए हैं, और पुलिस के कैंप पूरे एक तरीके से एरिया डोमिनेशन कंप्लीट है। दूसरा जो है, एरिया डोमिनेशन कंप्लीट होने के बाद से अब एक कैंप के पास 4 किलोमीटर का एरिया ऑटोमेटिक है। वो 4 किलोमीटर का एरिया, पहले उसके पास एक खुला एरिया बचता था जो कि 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर भी जा सकता था, जिसका कि नक्सली फायदा उठाते थे। मैं इसमें जो है तो इस तरीके से जो धीरे धीरे जो बिल्डअप हुआ है, उसका ये निर्णय है। उसका ये निर्णय रामनिवास जी ये बता रहे हैं कि हमने एरिया में अपने आप को ठीक तरीके से जमा लिया, और चूंकि हमने जमा लिया इसलिए अब ऑपरेशन करना सहज हो गया और नक्सलियों के लिए मुश्किल हो गई। और मेरे साथ में बस्तर इलाके को बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी मौजूद हैं। मनीष जी, नक्सल और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की लड़ाई के संदर्भ में यह पहलू हमेशा होता था कि स्थानीय आदिवासियों का समर्थन मन के स्तर पर नक्सलियों के साथ रहता है, इसलिए पुलिस फोर्सेस को वैसी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि स्थानीय स्तर पर समर्थन सहानुभूति नक्सलियों के साथ रहती थी। क्या आप मानते हैं कि अभी सफलता इसलिए मिल रही है
कि नक्सलियों के अपने तौर तरीकों ने उनके प्रति स्थानीय आदिवासियों के विश्वास को कम कर दिया है। अब आदिवासी अपनी सुरक्षा राज्य पुलिस बल के संदर्भ में या केंद्रीय पुलिस बल के संदर्भ में ज्यादा महसूस कर रहा है, बजाय इन नक्सलियों के जो तथाकथित तौर पर इनके उद्धारक होने का दावा करते थे। इस पर आपकी कोई दृष्टि? और देखिए हिमांशु जी, जिस तरीके से सफलता अभी फोर्स को मिली है, और जैसे आपने कहा कि नक्सल जो मामले हैं वो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। पहले भरोसा नहीं होता था, इस भरोसे को केंद्रीय गृह मंत्री ने कायम किया। देखिए फोर्स जो है बस्तर में नक्सलियों से लड़ने के लिए, अभी मैं रामनिवास जी को सुन रहा था, वो डीजीपी रहे हैं, उनका अपना एक प्रशासनिक या पुलिसिंग तरीका बिल्कुल निश्चित रूप से रहा है। देखिए बस्तर में 50 बटालियन जो है पैरामिलिट्री फोर्स की, बस्तर में जो नक्सलियों को लेकर के बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी नहीं थी। सारे एसपी को अपने हिसाब से काम करना होता था और अपने हिसाब से रणनीति बनाते थे। ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी थी, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री ने जो एक तारीख फिक्स की कि मैं 2026 में 30 मार्च को जो है वो नक्सल मुक्त करूंगा, इसके बाद फोर्स के पास अब रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क शुरू हुआ, और जिसके आधार पर सारे पैरामिलिट्री फोर्स है, स्टेट फोर्स है या कमांडो फोर्स है, कहीं ना कहीं इन सारे लोगों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई कि आपको होम मिनिस्टर के कमिटमेंट के हिसाब से अब आपको काफी रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन करना है। और ये एक जो तारीख फिक्स हुई उसने पूरा परसेप्शन बदल दिया नक्सल उन्मूलन का। 2024 को देखिए, आजादी के बाद से मतलब जब से नक्सलवाद आया है, कहीं ना कहीं 2024 में 300 से अधिक नक्सलियों का मारा जाना, और कहीं ना कहीं अभी जो 2025 में मार्च महीने तक 117, 118 नक्सलियों का ढेर कर देना और सुरक्षा बलों को बहुत मामूली नुकसान उठाना, ये आश्चर्यजनक नहीं है। मतलब कल्पना से परे ये सीन है। इसने कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट ने पूरे उसका वो बदल दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात भी सच है कि जिस तरीके से एसपीओ तलवा जुर्म के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक जो निर्णायक लड़ाई शुरू हुई, जिस तरीके से पहले एसपीओ भर्ती हुए, फिर उसके बाद डीआरजी, और अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी 72 बटालियन का जो गठन हुआ, इसने लोकल लड़ाकों पर जो भरोसा किया और जिस प्रकार की सफलता इन आदिवासी लड़ाकों को या स्थानीय लड़ाकों को उन इलाके में मिल रही है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक सफलता है। देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ के किनारे के राज्यों को देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर जो ग्रेहाउंड्स है, ग्रेहाउंड्स में लोकल लड़ाके रहे हैं, और लोकल लड़ाके वहां पर जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लिया, आप उड़ीसा का देख लीजिए, एसओजी लोकल लड़ाके हैं, महाराष्ट्र में देख लीजिए 360 गजब की उनका कमिटमेंट है और नक्सल ऑपरेशन की रणनीति जो है ना वो काफी अच्छी है। इसके साथ साथ देखिए, जब इस सरकार ने खासकर छत्तीसगढ़ में जब अभी विष्णुदेव जी की सरकार आई, इस सरकार ने जो नियत नेल्लानार योजना शुरू की, इस योजना ने भी नक्सल इलाके में आदिवासियों का जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति झुकाव है या नक्सलियों के प्रति जो उनकी धारणा है उसको बदलने में काफी बड़ा। नहीं मनीष जी, मैं थोड़ा और विस्तार चाहूंगा आपसे, फिर मैं ननकीराम जी के पास आऊंगा। क्या नक्सली जिन्होंने शासन तंत्र के प्रति अविश्वास जाहिर करते हुए बंदूक उठाई थी, ये कहते हुए बंदूक उठाई थी कि उनके हितों का संरक्षण इस निर्वाचित सरकार के भरोसे नहीं हो सकता, इसलिए उनका बैलेट पे भरोसा नहीं, उन्होंने बुलेट से समाधान की कोशिश की थी, क्या वक्त गुजरने के साथ उनके तौर तरीकों ने आदिवासियों के विश्वास को खंडित किया? क्या उनके तौर तरीकों ने उनको एक माफिया में तब्दील किया? क्या उनकी मौजूदगी ने आदिवासियों के मन में अविश्वास पैदा किया?
इसका भी इस सफलता में कोई योगदान है, या रामनिवास जी जो ये कह रहे हैं कि अब हमारी फोर्सेस इतने बेहतर तरीके से हर इलाके में व्यवस्थित हो गई हैं 4-4 किलोमीटर पे, इसलिए सफलता मिल रही है? इस पर आपकी कोई दृष्टि है क्या? सामाजिक दृष्टि से भी कोई समाधान बन रहा है, या दहशत के चलते नक्सली मारे जा रहे हैं बस, पर अंदर आग है, अंदर विरोध है, अंदर गुस्सा है? नहीं, निश्चित रूप से जो अभी आपने जो कारण गिनाए हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में वर्षों से विकास नहीं हुआ, मूलभूत सुविधाओं का लगातार अभाव रहा है। और ये आज के जो बदलते दौर में नक्सलियों ने आदिवासी इलाकों में आदिवासियों को बदलने से बलात् रोका है। ये भी कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रति एक बड़ा आक्रोश स्थानीय जनमानस में था। जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हाईटेक तरीके बने हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को स्कूल नहीं मिल रहा है, अंदरूनी इलाकों में पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पताल की दिक्कत है, पुल पुलियों का अभाव है। कहीं ना कहीं जो आदिवासियों के जीवन शैली से या आदिवासी इलाकों में जो विकास की धारणा को इन्होंने रोका है। और एक और बात, चलो क्या है, जहां तक नक्सलियों की बात आती रही है, हमेशा नक्सलियों में दो धड़े रहे हैं। एक तो जो तेलुगु भाषी नक्सली रहे हैं और स्थानीय आदिवासियों को जो है वो लोकल सोल्जर बना करके कहीं ना कहीं वो सामने ढकेल देते रहे हैं। इसलिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो इक्का दुक्का जो तेलुगु नक्सली मारे गए हैं, बाकी लोकल आदिवासी ही मारा गया है। तो अब कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीजें आई हैं। और जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में मोबाइल टावर आए हैं, जिस तरीके से वहां पर बिजली पहुंची है, जिस तरीके से नई सुविधाएं लोगों को देखने को मिल रही है, उनका एक्सपोजर भी जित हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी ये भ्रांति दूर हुई है कि हमारा जो भरोसा या हमारा जो कहीं ना कहीं हमारे जो रहनुमा ये नक्सली थे वो नहीं है, ये हमारे विकास विरोधी है। तो उसके चलते जो आदिवासी युवा है वो बहुत तेजी से अपनी मानसिकता बदल करके सामने आया और कहीं ना कहीं इनका खामियाजा भी उनको भोगना पड़ा, क्योंकि नक्सली गांव में रह करके उनको मुखबिर के नाम पर जो सजा देते रहे हैं, उनसे कई आदिवासी युवक जो है बेमौत मारे भी गए हैं। लेकिन आज उनका बलिदान भी, अगर हम शांति का मार्ग देख रहे हैं, हम शांति की राह को अब पहचान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन आदिवासी युवाओं का भी एक का बलिदान जो है वो भी एक कारण है। मैं नमकीन साहब जी एक अलग पहलू पर आता हूं। अमित शाह तकरीबन 6.5 साल से देश के गृह मंत्री हैं, पर 6 साल गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाने के बाद ये दावा करने की स्थिति में आए कि इस तारीख तक हम नक्सल को खत्म कर देंगे। और नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा कोई इलाका प्रभावित है तो वो छत्तीसगढ़ है। आपसे जानना चाहता हूं कि जो संकल्प या जो सपना 2014 में मोदी सरकार जताती थी वो अभी क्रियान्वित इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आखिरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री अस्तित्व में आ गया। तो आदिवासियों के बीच में यह विश्वास पैदा हो गया कि हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री तो हमारे सुरक्षित है। क्या एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया जाना भी नक्सल मोर्चे पर सफलता में कोई भूमिका निभा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ, पहले तो जब मैं गृह मंत्री था तो हमारे अधिकारी बोलते थे केंद्र से हमको फोर्स नहीं मिल रहा, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा, और ये सबसे बड़ी समस्या थी। और आपको ताजुब होगा, आज भी कोई गृह मंत्री जितना मैं बस्तर में घुमा हूँ, लोगों से संपर्क किया नहीं किया रहा हूँ। और इसलिए मानिए उस समय अगर गृह मंत्री शाह जी रहते ना तो निश्चित इसी समय खत्म हुआ होता, क्योंकि जब मैं हर बाजार में जा सकता था और किसी भी पुलिस का सहयोग नहीं जाता था, मैं तो अपने मन से चला जाता था, लोगों को बोलता था कि इससे दूर जाओ। तो इस तरह से इस समय निश्चित रूप से खात्मा होता। और आज जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक तय कर लिया है कि नक्सल हमको खत्म करना है, मतलब खत्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि उनकी मनोबल जो है उसके कारण नक्सली समाप्त होगी। नहीं, एक तो आपने इसकी कोई बहुत उम्मीद नहीं जगाई या इस पर कोई सहमति नहीं दी कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने से नक्सल मोर्चे पे कोई सफलता मिल रही है। एक तो ये पहलू।
दूसरा, आपने कहा कि उस समय पुलिस फोर्स नहीं मिलती थी, तो ये कहानी तो 2013 तक की है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार तो 2014 में आ चुकी थी। 2014 से 2018 तक रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पर भी फोर्स नहीं देते थे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री के तौर पर ठीक ठाक काम नहीं करते थे नक्सल मोर्चे पे। अमित शाह जी का आने के बाद ही काम हुआ, ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस समय क्या बोलते हैं, गृह मंत्री होते तो निश्चित रूप से प्रस्ताव रखते। अब उस समय किसी ने नहीं रखा, किसी ने नहीं मांगा होगा, ये भी सब समस्या हो सकती है। उसके संबंध में मैं क्या बोलूंगा, लेकिन मैं जब था हर साल गृह मंत्री के हैसियत से मैंने फोर्स मंगा है। दूसरी बात, आज पूरा विश्व में प्रधानमंत्री जी का नीति बोल रहा है, आप समझ रहे हैं ना जी। तो अपने देश में क्यों नहीं बोलेंगे? वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएंगे? यहाँ के लोग मदद करेंगे, पब्लिक मदद करेगी। पब्लिक मदद करेगी, ये ननकी राम जी का कहना है। मैं वापस संतराम जी आपके पास में आता हूं। मोदी जी की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है, अपने देश में क्यों नहीं बोलेगी? नक्सल मोर्चे पर क्यों नहीं बोलेगी? ननकी राम जी की टिप्पणी है, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर 2014 से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, अगर इच्छा शक्ति होता तो आज ये 11 साल नहीं लगता। आज ये राष्ट्रीय समस्या, अगर आज वो जो सोच रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, इसको पहले करना चाहिए था। किसने रोका? आखिर पुलिस की कमी बता रहे हैं। आपके पास तो 11 साल पूरा और तो आपके हाथ में था। आप इस प्रकार के ऑपरेशन ये को पहले करना चाहिए था जो आज कर रहे हैं। आज कितने बड़े परिवार, 310 शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके परिवार की दशा कैसा होगा? उनके परिवार आज भी ये दुख को भुला नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं द्विवेदी साहब, मेरा ये कहना है, ये जो बात है ये केवल राजनीति करने की बात नहीं है, इसकी समाधान होना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे डीजीपी साहब ने, पूर्व डीजीपी साहब ने बात रखा, हमारे मनीष भैया ने बात रखा, और कहीं ना कहीं मैं आज जो एक सभी की बात को सुन के एक बात कहना चाहता हूं, ये जो समस्या का समाधान जो अभी जो 6 महीने में लगातार ये जो हमको सफलता मिल रहा है, नक्सली आत्मा की ओर हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभी ये जो आधुनिक युग में जो काम हो रहा है, जो अभी नई तकनीकी से जो अभी ड्रोन सिस्टम हो गया है, हमारे पुलिस जवान की ज्यादा संख्या में हो रहा है, कैंप का होना, और उस प्रकार से वहां के स्थानीय लोग भी अब नक्सली समस्या से काफी त्रस्त आ चुके हैं। उन लोग भी चाहते हैं कि हमारे बस्तर में शांति अमन स्थापित हो, और कहीं ना कहीं सारे लोग अगर साथ दे रहे हैं, जिसमें सरकार का भी एक बड़ा हाथ है, जिन्होंने एक यहाँ पीलिया जैसे मैं जगह में गया था बीजापुर में, वहां भी कैंप स्थापित हुआ है। अब हमारा सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, वो धीरे धीरे नक्सली गढ़ में मांद में पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं नक्सली परेशान हो गए हैं जिन प्रकार से। तो ये संतराम जी का लगातार कहना है, लेकिन हम एक और पहलू पर बात करने की जरूरत इस समय महसूस कर रहे हैं, और इसके संदर्भ में रामनिवास जी आपका नजरिया जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। खबर आ रही है कि संयुक्त पुलिस फोर्स की कार्रवाई को चलकर नक्सलियों में बेचैनी है। तो नक्सलियों ने शांति के संदर्भ में पहल की है और ये चाहा है कि आप अपने ऑपरेशन से रोक दीजिए, और अगर आप अपने ऑपरेशन रोकते हैं तो फिर शांति के संदर्भ में बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? नक्सलियों का वाकई हृदय परिवर्तन हो गया, या नक्सलियों को दिख रहा है कि जान पर बनाई है, समय लेना है, नए सिरे से अपने आप को व्यवस्थित करना है, तो इसलिए युद्ध विराम की पेशकश है, रोक दीजिए? क्या कहते हैं रामनिवास जी? ये जो नक्सलवाद, नक्सलियों की ये योजना है, उनका पूरे भारत सरकार के पास भी और छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी रिटन डॉक्यूमेंट है। हम लोगों ने वो 2004 में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था वो रिसीव करके सभी के पास है। इनका ध्येय है कि 2050 तक हम भारतवर्ष में अपना जिस तरीके से ये कहते हैं उस तरीके से सरकार बनाएंगे और वो अपना कब्जा करेंगे, और वो धीरे धीरे इस पे उनकी ये कोई है, ये जो बस्तर से भी खत्म हो रहा है, तो उन्होंने अपना दूसरे शहरों के अंदर एक तरीके से छोटे छोटे ग्रुप बना के वो कर रहे हैं। तो ये जो इन्होंने शांति वार्ता दिया, ये सिंपली इसलिए दिया गया है कि इनके जो कार्डर है, जो मनोबल टूट रहा है वो ना टूटे। इनकी कोई साफ मंशा नहीं है
और साफ मंशा के साथ आते तो ऑपरेशन रोकने की जरूरत ही क्या है भाई। बातचीत तो टेलीफोन पे या साथ में बैठ के या कहीं अपने मैसेंजर भेज के तब अभी भी कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन रोकने की जरूरत ही नहीं है। जब वो 76 लोग मारे जा रहे थे या 75, 25, 50, 56, 24, 22 की गिनती होती थी, तब इनका दिल परिवर्तन नहीं हुआ कि भाई बस्तर का गरीब आदिवासी, बस्तर का गरीब व्यक्ति मारा जा रहा था कि वही आपस में लोगों को लड़ा रहे थे। गरीब बस्तर का गरीब आदिवासी ही गरीब आदिवासी को मार रहा था जी। और तब इनका दिल परिवर्तित नहीं हुआ। ये शांति वार्ता तो मात्र एक दिखावा है, छलावा है, और ये अपना एक समय उसमें लेना चाहते हैं ताकि ये दोबारा से रिग्रुप कर लें। अच्छा रमन जी, एक बताइए कि शांति वार्ता के लिए विषय क्या होगा? अगर भारत सरकार या राज्य सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार होती है तो उसे चाहिए क्या इन नक्सलियों से जिसके लिए वार्ता की बात हो? सरकार तो सीधे ऑफर देके रखी है, हथियार छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर जो इनाम है वो तुम ही को दे देंगे। इससे बढ़िया ऑफर और क्या हो सकता है? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही ऑफर है भारत सरकार का, स्थानीय सरकारों का, लेकिन ये हथियार पूरे जमा कराएं और अपने केसेस को भी सरकार ने तो ये भी है कि अभी जो केसेस भी हैं इनके वो भी करेंगे। लेकिन इनका तो मैं बताऊं, इनकी दोहरी नीति है कि ये अपना समय पहले आंध्र प्रदेश के अंदर भी जब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इकट्ठा था तब भी ये एक बार इनकी बातचीत हुई थी तो इन्होंने अपने आप को रिग्रुप किया था। तेलंगाना उस समय सरकार का, तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश सरकार का भी अपना मोटिव था, वो इनको एक्सपोज करके सरफेस पे लाना चाह रहे थे। और नक्सलियों का ये था कि हम भी टाइम बाय गेन करके और दोबारा से रिग्रुप करना चाह रहे थे। तो दोनों ने अपने अपने मोटिव उस समय पे अचीव किए। सरकार ने अपना मोटिव अचीव किया कि उनको सरफेस पे ले आया, फिर किस किस को ढूंढ ढूंढ के कहाँ क्या करना वो किया, और इन्होंने भी अपने आप को रिग्रुप किया। तो सरकार के पास, भारत सरकार के पास पहले ही एक इस प्रकार का मॉडल जो नक्सलियों ने बातचीत का दिया था आंध्र प्रदेश के साथ वो है। और इनकी डिमांड क्या है? डिमांड ये कोई स्पष्ट डिमांड आज तक ये बता नहीं पाए कि भारत सरकार से क्या चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चाहते हैं। जब कोई डिमांड निश्चित ही नहीं है तो इनका मांग क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये अपने आप को रिग्रुप करना चाहते हैं। और अब सरकार, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय जनता ने जो एक प्रकार का निर्णय लिया है वो बातचीत करना है, तो ये बिना किसी शर्त के बातचीत करें। उसके लिए डेमोक्रेसी में हमेशा वो आमंत्रित है और डेमोक्रेसी में बातचीत भी चलनी चाहिए, ये नहीं कि गोली ही चलनी चाहिए। अच्छा आप ये बताइए रमनोज जी अपनी जानकारी के आधार पर कि क्या वाकई नक्सलियों का कोई एक मान्य संगठन है? क्या एक ऐसी संस्था जैसे भारत सरकार है, भारत सरकार ने फैसला लिया सबके लिए मान्य है, नक्सली परस्पर बटे हुए हैं या नक्सलियों की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि एक केंद्रीय संगठन है, उसने फैसला लिया, टॉप टू बॉटम सब उस निर्णय को फॉलो करेंगे, उन्होंने कह दिया हथियार डाल दो, सब हथियार डाल देंगे? नहीं, पूरा इनका संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है, जिसमें कि कहें कि सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी के पूरे मेंबर हैं। पहले 30 मेंबर थे, फिर 22 हो गया, कुछ उसमें से मारे गए हैं तो कुछ कम हो गए, कुछ नए बना रहे हैं। तो पूरा इनका जिस तरीके से कहें कि भारत सरकार का संगठन है उसी प्रकार से इनका संगठन है। और इनका वो आर्मी विंग भी है जिसमें ये कहें कि जैसे हम नारायणपुर के अंदर जो है, नारायणपुर के अंदर इनकी 2 मिलिट्री कंपनी पहले भी अभी भी काम करती है। जब जरूरत हुआ वो दूसरे राज्यों से भी अपनी मिलिट्री कंपनी बुलाते हैं और उसमें फिर ऑपरेशन करते हैं। तो अभी जो इनके जो ये नक्सली मारे गए हैं उसमें से ये भी देखना पड़ेगा कि इसके मिलिट्री कंपनी को कितना इफेक्ट हुआ, क्योंकि अब इनके जो फुट सोल्जर्स हैं और साथ में जो मिडिल लेवल हैं मिलिट्री कंपनी के कितने लोग डैमेज हुए। जब तक इनकी मिलिट्री कंपनी खत्म नहीं होगी इनकी जो पावर है वो दोबारा से रिग्रुप हो जाएगी। क्योंकि नारायणपुर में 2 कंपनी है और एक तेलंगाना के अंदर भी इनका, तेलंगाना में बहुत कम इनका प्रेजेंस है, लेकिन उड़ीसा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर इनका जो है गढ़चिरौली के अंदर। चलिए अब एक आखिरी बिंदु पर और आपसे स्पष्टता चाहिए, फिर आखिरी दौर की बातचीत अब मनीष जी से करेंगे। क्या ये नक्सली स्वयं में अधिकार संपन्न है फैसला लेने के लिए? क्या ये नक्सली भारत के अंदर स्वयं की सत्ता के साथ मौजूद हैं या किन्हीं विदेश शक्तियों के द्वारा संचालित है? इसके संदर्भ में कोई इनपुट आपके पास रहा? आपने तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अतीत में निभाई हैं। इन नक्सलियों को देश के बाहर से संचालित किया जाता है या देश के अंदर का ही आक्रोश था? इनके पास में अपने आप में फैसला लेने की कुव्वत है, इन्होंने फैसला कर लिया अब लड़ाई नहीं लड़नी भारत सरकार से और वो फैसला हो गया, या इनके आका कहीं और बैठे हैं, वो बताएंगे कब तक लड़ना है, कैसे लड़ना है, कहां तक लड़ना है? इस पर कोई स्पष्टता?
इनके आका जो है वो बाहर बैठे हैं। चीन जो है इनको पूरी मदद करता है और इनकी चीन की मदद जो है 1958 से शुरू है। 1956-57 में चीनी लोगों ने इनको मदद देना शुरू किया था, जो कि 1967 के अंदर फिर वेस्ट बंगाल के अंदर उसका नतीजा आया। और नॉर्थ ईस्ट के माध्यम से पूरे हथियार भी जो अपने सप्लाई करते हैं, तो इनके आका बाहर भी हैं और इनके आका शहरों में भी हैं। तो शहर के आका जो ये पूरा निर्णय जो है, मान लीजिए जिनकी सेंट्रल कमेटी है, वो पूरा निर्णय वो कहते हैं कि हम पूरा निर्णय लेंगे, लेकिन पूरा निर्णय तो इनके बाहर के वो मानेंगे नहीं। तो इनका निर्णय जो है वो दुविधापूर्ण रहेगा हमेशा के लिए, ये कोई भी अपना पूरा निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये जो है इनकी एकमात्र दुविधा है कि हम अपना समय गेन करें, क्योंकि ये पूरे के पूरा उनका सन 56 से चाइना सप्लाई कर रहा है और अब इनको कोरिया से भी मदद मिलती रही है, पाकिस्तान से भी मदद मिलती रही है। पाकिस्तान से मदद का जो है बस्तर के अंदर भी हमारे पास साक्ष्य मिले हैं कि, और पूरी पाकिस्तान किस तरीके से नेपाल के माध्यम से मदद करती है, शुरू में बांग्लादेश के माध्यम से मदद करती रही है। तो ये कोई षड्यंत्र, ये एक लोकल षड्यंत्र नहीं है। और इन्होंने, आप ये देखेंगे कि जहां पे हमारे आदिवासी भाई हैं, जहां पे हमारे प्राकृतिक संसाधन है, वहीं पर नक्सलवाद है। यदि आप पूरे भारतवर्ष का मैप देख लेंगे तो जहां प्राकृतिक संसाधन है, जहां हमारे आदिवासी भाई हैं, और वहीं पर नक्सलवाद है। तो वो जरूर है, सरकार की कमियां रही हैं, हम भी प्रशासन में रहे, प्रशासनिक कमियां रही हैं, उसमें चाहे पुलिस प्रशासन हो, राजस्व हो, विभाग, हर विभाग की कमियां रही हैं, जिसकी वजह से हमारे भाइयों में एक उसमें वो राग और मतलब उत्पन्न हुआ कि भाई उनके, और इन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन अब इनके पास ना कोई वो है, ये हमेशा इनका एक ही टारगेट है कि 2050 के अंदर हम भारत वर्ष के अंदर अपना राज्य स्थापित करेंगे। ये उस टारगेट को लेके अपना बड़े बड़े डेलिबरेटली, बड़े जिसको कहें कि उसके साथ चल रहे हैं। और अब ये शहरों के अंदर, भारत के शहरों के अंदर, जिसमें कि इनके पास पूरी योजना है कि शहरों में कैसे फैलाव करना है, ये ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरों में और फिर दोबारा से ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे। ये इनकी स्ट्रेटजी, ये इनकी रणनीति है। रामनिवास जी आने वाले समय के खतरे के संदर्भ में आगाह कर रहे हैं। गांव में सिमटता जनाधार शहर में विस्तार का कारक ना बन जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत। लेकिन मनीष जी, आपके साथ मुझे आखिरी दौर की बातचीत करनी है। नक्सली आतंक इसलिए अपनी जगह बना पाने में अतीत में कामयाब रहा था क्योंकि सरकार उन सहूलियतों को, उन जरूरतों को, उन आवश्यकताओं को इन इलाकों में नहीं पहुंचा पाई जो एक सम्मानित मनुष्य जीवन जीने के लिए होना चाहिए। क्या सरकार इस समय केवल बुलेट पर ध्यान दे रही है या ये आदिवासी दोबारा किसी असंतोष की आग के कारण भड़क ना उठे, इस पर भी ध्यान दे रही है? देखिए सर, क्या है, नक्सलवाद की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो जहां पर भी सिस्टम के प्रति असंतोष होता है वहीं से नक्सलवाद का जन्म होता है जी। तो इसकी कोई बहुत क्लियर कट डेफिनेशन जो है वो यही है, और इसके आधार पर जो है जो समर्थक आ जाते हैं वो उस असंतोष को भुना करके बड़े रूप में अगर पैदा कर देते हैं तो वो भी असंतोष जो है ना नक्सलवाद का स्वरूप ले लेता है। जैसा कि आपने कहा कि आजादी के बाद से अगर देखें बस्तर में नक्सलवाद, आज सवाल ये उठता है कि आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं हम, आज भी बस्तर का आदिवासी नक्सलियों पर भरोसा क्यों कर रहा है? आज आखिर इतनी सरकारें आने के बाद भी आखिर उन आदिवासियों का भरोसा वो सरकारें क्यों नहीं जीत पाई? तो इसका बहुत सीधा सीधा उदाहरण ये है कि आजादी के लगभग 70 के दशक तक जो है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आजादी की किरण नहीं पहुंची थी। वो इलाके तब भी वैसे ही थे और राजशाही के भरोसे यहाँ के आदिवासी थे, उनकी बेसिक नीड नहीं थी। नक्सली जब आंध्र प्रदेश से बस्तर में घुसे तब उनका एक सपना था पृथक दंडकारण्य राज्य की स्थापना का, और इन आदिवासी इलाकों का जो है, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, या आपका आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, इन महाराष्ट्र हो, इन इलाकों के आदिवासी इलाकों को मिला करके उन्होंने एक सपना बुना था कि पृथक दंडकारण्य राज्य जो है हम बनाएंगे और ये एक देश के रूप में कार्यरत मतलब काम करेगा। और इस सपने के साथ इन लोगों ने वहां पर लगातार अपनी जड़ें मजबूत की। देखिए, बस्तर में नक्सलवाद जो है अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर करेंगे तो नक्सलियों के कई घटक रहे हैं।
जैसे 2004 के पहले पीपुल्स वार, एमसीसी, जन प्रतिघटना, स्टूडेंट रेडिकल्स, ये कुछ ऐसे संगठन थे इनके फाउंडर मिलकर के कहीं ना कहीं पीपुल्स वार के रूप में आकर के ये काम करते थे। बिहार के इलाके में एमसीसी का था। 2004 में जब इनका विलय हुआ तब सीपीआई माओविस्ट बन करके आज पूरे देश में ये इकलौता संगठन काम कर रहा है। और जिस तरीके से ये दोनों संगठन जब मिले हैं तब इन्होंने पूरे जो नक्सल प्रभावित जो 11 राज्य हैं उन राज्यों में अपनी सल्तनत स्थापित की और उस सल्तनत के आधार पर जो है पहले गणपति रहे हैं, उसके बाद जो है आज जो है ना बसवा राजू इनके सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी है और कहीं ना कहीं उनका पूरा आधार जो अबूझमाड़ के इलाके में पाया जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार अभी बाई फोर्स जो है इस समस्या का समाधान कर रही है, उसके साथ में कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट और जो गवर्नेंस का प्रेजेंस जो है, जो इलाके नक्सलियों से मुक्त करवाए जा रहे हैं, अगर वहां सरकार का प्रेजेंस नहीं रहेगा तो आने वाले समय में फिर असंतोष प्रकट होगा, फिर असंतोष प्रकट होगा, ये मनीष जी का कहना है। तो कुल मिलाकर हम अगर अपने इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे, जब देश के गृह मंत्री एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर है, तो ये उम्मीद भरोसे के तब्दील हो रही है कि नक्सली और नक्सलवाद दोनों अब अपने अंतिम मुकाम पर है। हमारे जवानों का हौसला रहे और आदिवासियों की उम्मीद रहे, इसके लिए सरकार को और अधिक सजग और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर मोदी सरकार और अमित शाह को समर्पित है, क्योंकि नक्सल खात्मे का सपना अरसे से हम सब देख रहे हैं और वो सपना साकार होने की उम्मीद जग रही है। तो हमारा शेर ये कहता है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। जिगर मुरादाबादी ने जो ये शेर कहा था, इस समय मोदी सरकार और अमित शाह पर मुफीद है। शुभकामनाएं उनके संकल्प के लिए और मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। बड़ा